नमस्कार दोस्तों, लॉयर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज लॉयर टॉक्स आपके लिए बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर आया है। टॉपिक का नाम है कंपेयर विद आईपीसी एंड बीएनएस। आईपीसी और बीएनएस जो नया लॉ आया है उसे हम एक दूसरे को रिकनेक्ट करेंगे कि एक दूसरे के बीच क्या क्या तुलनात्मक है। इसी की कड़ी में मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। हमारे टेक्निकल ग्रुप के द्वारा जो रिसेंटली जजमेंट चाहे हाई कोर्ट से के रिगार्डिंग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग हो, टेक्निकल टीम ने कहा कि कई लॉ स्टूडेंट्स का हज़ारों की संख्या में रिक्वेस्ट आया है कि लॉयर टॉक्स रिसर्च टीम केस पे रिसर्च करे और उसका एनालिसिस वीडियो के रूप में करे। हमारी रिसर्च टीम उस पर भी काम कर रही है। आप लोगों को जो लॉयर टॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप में केस जाता है उस पर हम लोग अब रिसर्च करके वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों से आसानी से समझ सके। और वो जो वीडियो होगा वो आपको न सिर्फ केस के बारे में बताएगा बल्कि केस के रिगार्डिंग चाहे वो किसी भी लॉ के सब्जेक्ट का हो, सारे सेक्शंस उसमें इंक्लूड रहेंगे और हम लोग टॉपिक वाइज उस पर चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आज का कंपेयर विद आईपीसी एंड बीएनएस। हम लोग दोनों का जनरल एक्सेप्शंस को आज हमने सेलेक्ट किया है। जनरल एक्सेप्शंस बहुत ही उम्दा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है और किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए, इवन मैं लॉ स्टूडेंट की ही बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि कॉमन पर्सन के लिए भी जानना ज़रूरी है। चलिए, अगर आप कॉमन पर्सन भी हैं तो इसे देखना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब हम लोग आईपीसी में आते हैं तो जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 106 तक दिया हुआ है। वहीं हम लोग अगर बीएनएस में आते हैं तो 14 से लेके 44 तक दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा दोस्त डिफरेंट नहीं है। मतलब अगर आप जब बीएनएस और आईपीसी को देखेंगे तो पता चलता है कि बीएनएस और आईपीसी में बस इतना ही फ़र्क है कि सेक्शन चेंज हो गया, बाकी जो भी उसके इलस्ट्रेशन या इंग्रेडिएंट्स थे वो सेम ही हैं। तो अभी आप हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अभी सेक्शन 76 पे। आईपीसी का सेक्शन 76 जो बीएनएस का सेक्शन 14 है। चलिए हम लोग उसके टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है आईपीसी का 76 और बीएनएस का 14, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब ये कि विधि की भूल क्षम नहीं है, तथ्य की भूल क्षमा की जा सकती है। ये है सेक्शन 76 आईपीसी का टॉपिक और सेक्शन 14 बीएनएस का टॉपिक। चलिए इनके इंग्रेडिएंट्स चाहे आप आईपीसी में देखेंगे या फिर आप बीएनएस में देखेंगे बिल्कुल सेम है। इंग्रेडिएंट्स है रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब सेक्शन 76 आईपीसी का और बीएनएस का सेक्शन 14 ये कहता है कि आप विधि की भूल नहीं कर सकते हैं, तथ्य की भूल क्षमा लायक है। तो इनको मैंने बहुत ही आसानी से एक एक पॉइंट में तोड़ा है। चलिए जब आप पूरे सेक्शंस को पढ़ेंगे तो दिया हुआ है, जब हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे, नथिंग इज एन ऑफेंस। मतलब चाहे जनरल एक्सेप्शन आईपीसी की हो चाहे बीएनएस की हो, उसमें जनरल एक्सेप्शन के जितने भी सेक्शन आएंगे उसमें किए गए कोई भी कृत अपराध नहीं होगा। इसके अनुसार सेक्शन 76 और 14 पे हम लोग बात करते हैं। रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरा नोट रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, गुड फेथ। चलिए हम लोग आते हैं गुड फेथ। विदाउट केयर ड्यू केयर एंड अटेंशन। मतलब कोई भी काम आप सावधानीपूर्वक सद्भावनापूर्वक अगर नहीं करते हैं तो वह गुड फेथ नहीं माना जाएगा। अगर वही काम आप सद्भावनापूर्वक करते हैं, सावधानीपूर्वक करते हैं तो गुड फेथ माना जाएगा। गुड फेथ की डिफिनेशन आप आईपीसी के सेक्शन 52 में देख सकते हैं। वहीं अगर हम बीएनएस की बात करें तो आप बीएनएस के सेक्शन 2 के सब क्लोज 11 में देख सकते हैं। दोनों का डेफिनेशन सेम है, इंग्रेडिएंट्स सेम है। तो सेक्शन 76 आईपीसी का और 44 बीएनएस का
ये बताता है रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नोट रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, गुड फैक्ट सेक्शन 52 आईपीसी और सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, बॉन्ड बाय लॉ। और ये सब जितनी भी बातें मैंने की वो लॉ के अंतर्गत ही की है। इसका एक इलुस्ट्रेशन से हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई एक सोल्जर है, ये है कोई सोल्जर, समझ लीजिए है कोई सोल्जर, और उसको आदेश आता है उसके सुपीरियर ऑफिसर के कहने पे कि कहीं पे कोई भीड़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप उस भीड़ पे गोली चलाना शुरू कीजिए। वो सोल्जर एक क्या करता है, उस भीड़ पे फायरिंग स्टार्ट करता है। फायरिंग के दौरान उसमें किसी व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति बी, एक कॉमन पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है। अगर बी की डेथ हो जाती है तो क्या ये लायबल होगा या फिर नहीं होगा? यह सेक्शन बीएनएस का सेक्शन 14 और आईपीसी का सेक्शन 76 सोल्जर ए को डिफेंस करेगा कि वह जो काम किया गुड फेथ में किया, किसके कहने पे किया, तो अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पे किया। सुपीरियर ऑफिसर कहने पे किया तो उनका कोई इंटेंशन गलत नहीं था कि मैं उस कौन व्यक्ति को मार ही दूं। तो ये जो है मतलब जो सोल्जर है उसको सेक्शन 76 आईपीसी का और बीएनएस का सेक्शन 14 बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। चलिए आप इलस्ट्रेशन से ये समझ लिए। दूसरी अब हम इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को, अगर एक आप कोर्ट के कोई ऑफिसर हैं, आदेश आता है कि कोई पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, उसको कोर्ट का आदेश आया कि आप जाइए बी नाम के पर्सन को अरेस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब ये एक पुलिस है, वो जाके सी से पूछता है कि बी कौन है। वास्तविकता में सी ही बी है, लेकिन सी क्या कहता है, किसी अदर पर्सन का नाम लेके बोलता है कि वो बी है। अब ए क्या किया, उनको तो पता नहीं था, ए ने क्या किया, किसी और पर्सन को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट का तो आदेश था, लेकिन सच में ए ने जिसे गिरफ्तार किया या अरेस्ट किया वो कोई अपराधी नहीं था। इस स्थिति में अगर ए उस व्यक्ति को जब पकड़ता है तो वह व्यक्ति क्या ए के ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकता है, कोई चार्ज लगा सकता है? तो दोस्तों नहीं, क्योंकि ए जो पुलिस ऑफिसर था वो कोर्ट के कहने पे गुड फेथ में काम कर रहा था। उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब उसे तथ्य की भूल हुई, ना कि उन्होंने विधि की भूल की, इसलिए वह ऑफिसर पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए इसी कड़ी में अब हम लोग आईपीसी के सेक्शन 77 और बीएनएस के सेक्शन 15 पे बात करते हैं, जिसमें दिया है एक्टिंग जुडिशियली। अब समझ लीजिए एक्टिंग जुडिशियली है क्या। सपोज डैट, मान लीजिए मैं एक जज हूँ और जज की कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ। उस दौरान मैं कोई जजमेंट करता हूँ। सपोज कोई पर्सन ए है और ये बी है। ए एक जज है, क्या है, एक जज है। ए क्या करता है, बी को उम्र कैद का सजा सुझा देता। बी क्या है, एक अपराधी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बी ने कोई अपराध किया ही नहीं। जज ने बिना अपराध का उसे क्या किया, उम्र कैद की सजा दे दी। तो दोस्तों जज जो सजा दिया, जज को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं था। जज ने जो भी काम किया तभी के परिप्रेक्ष्य या उस समय को देखते हुए उन्हें वही समय अच्छा लगा, वही एविडेंस मिला, तो उसने उसे सजा दे दिया। लेकिन जज का काम क्या था, गुड फेथ में था। उन्होंने जो काम किया था वो गुड फेथ में किया था, मतलब सद्भावनापूर्वक किया था। जब जज ने सद्भावनापूर्वक काम करते हुए बी को कोई सजा सुनाया, तो बी अगर ए के ऊपर मतलब जज के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाता है तो सेक्शन 77 वो जज को, या फिर बीएनएस का सेक्शन 15 वो जज को प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है और उसके किए हुए कार्य को आपको पहले ही मैंने कहा, जब भी आप जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे चाहे आईपीसी या फिर चाहे बीएनएस में, तो
तो दो शब्द आपको कॉमन मिलेगा, नथिंग इज एन ऑफेंस, ये कोई भी अपराध नहीं होगा, और गुड फेथ, तो यह जो जज के द्वारा कार्य किया गया है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने छांट के लिखा है कि ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियरी, जब कोई भी जज एक्टिंग जुडिशियरी के पोस्ट पे हो या फिर वो जजमेंट करता हो, एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, किसी भी पावर का एक्सरसाइज करता हो, काम कैसा होगा, गुड फेथ में होगा, जो आईपीसी के 52 और बीएनएस के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 11 में दिया गया है, और क्या हो, सब विधि के अंतर्गत हो, बाउंड बाय लॉ, सब विधि के अनुसार हो, न कि विधि से बाहर हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आईपीसी के सेक्शन 78 और बीएनएस के सेक्शन 16 की बात करते हैं कि परसुएंट टू द जजमेंट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब जो कोर्ट के अनुसरण में कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट किया जाता हो, उसका देख लिए, परसुएंट जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स, कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन, गुड फेथ, द कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन। मतलब मान लीजिए कोई जजमेंट कर देता है, पता चलता है बाद में कि वह उसके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, जब लेकिन वो जो जज कार्य किया है, जो भी जज ने फैसला सुनाया है वो गुड फेथ में सुनाया है, उस समय भले उसके जुरिस्डिक्शन की बात हो या नहीं हो, कोई भी व्यक्ति जज के आदेश का पालन करता है, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर जज के आदेश का पालन करता है, अगर वह इन सब जितने हुए ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स का पालन करते हुए कोई भी कार्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, और अगर कोई व्यक्ति उस पर एलिगेशन लगाता है तो उसे बीएनएस का सेक्शन 16 और आईपीसी का सेक्शन 78 प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आईपीसी के सेक्शन 79 और बीएनएस के सेक्शन 17 पे। दोनों का एक ही कहना है, बस ये बीएनएस में हो गया 17 और आईपीसी में हो गया 79। वैसे दोस्त जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेक्शन 14 का संबंध सीधा सीधी 17 से है और सेक्शन 76 का संबंध सीधा सीधी 79 से है। मतलब अगर आप आईपीसी का 76 समझ गए तो आईपीसी का 79 भी समझ गए जाएंगे, और अगर आप बीएनएस का सेक्शन 14 समझ गए तो बीएनएस का सेक्शन 17 भी समझ जाएंगे। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है इसका टॉपिक क्या है, नोट मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय जस्टिफाइड। जो भी फैक्ट होगा वो जस्टिफाइड के द्वारा होगा और मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो। जस्टिफाइड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड हो, विधि पूर्वक हो, विधि पूर्ण हो। नोट रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, मैंने सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 76 में पहले ही कह दिया है कि लॉ की भूल नहीं हो सकती है, विधि की भूल नहीं हो सकती है, तथ्य की भूल क्षमा लायक है। गुड फेथ, जो काम गुड फेथ में किया जाए। चलिए एक और इलुस्ट्रेशन की हम लोग बात करते हैं। इलुस्ट्रेशन के जरिए आप आईपीसी के सेक्शन 79 और बीएनएस के सेक्शन 17 को अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए 3 व्यक्ति है, एक ए, एक ये हुआ बी, एक हुआ सी। ए क्या करता है, बी को जान से मारने लगता है, सॉरी ए क्या करता है, बी को जान से मारने लगता है। ठीक है, समझ रहे हैं। सी का नज़र ए और बी के बीच झगड़े में पड़ता है। सी क्या देखता है, ए ने बी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। बी का क्या कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया। सी देखता है ए ने बी का मर्डर कर दिया और सी जाके पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि
ए बी का मर्डरर है, ए ने बी का मर्डर किया, वो मैंने अपने आँखों से देखा। लेकिन सी को यह पता नहीं था कि ए जो मर्डर किया वो प्राइवेट डिफेंस में किया, मतलब प्राइवेट डिफेंस में किया, कि ए के ऊपर खतरा था, ए अपने बचाव के लिए बी का मर्डर कर दिया। ये बात किसे पता नहीं था? सी के नॉलेज में नहीं था। सी ने जो देखा वही बताया। अब बात आई सी पे, क्या सी दोषी है? नहीं, सी दोषी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सी का क्या था? सी ने जो देखा वो बताया, उसे रियलिटी पता नहीं था। यहाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाली कॉन्सेप्ट आ गई, न कि सी ने मिस्टेक ऑफ लॉ की। विधि की भूल सी ने नहीं किया, बल्कि उसने फैक्ट की भूल किया। इसलिए दोस्तों सी को आईपीसी का 79 और बीएनएस का सेक्शन 17 डिफेंस करेगा, बचाएगा। तो इसी के लिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे लॉयर टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए। लॉयर टॉक्स आपके लिए नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो रिसर्च कर रहा है। लॉयर टॉक्स की टीम वीडियो बनाएगी और आप लोग के हर क्वेरी का हम लोग वीडियो के माध्यम से आंसर देंगे। धन्यवाद।